सीरिया में असद सरकार और विद्रोहियों के बीच जारी संघर्ष अब उस स्थिति में पहुंच गया है जो महायुद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। इस मोर्चे पर अमेरिका और रूस आमने सामने हैं और उनके करीबी सहयोगी भी मैदान में है। लेकिन ताजा हालात यह है कि रूस और ईरान की मदद और सीधी दखल भी विद्रोहियों को उनके मंसूबों को पूरा करने से रोक नहीं पा रही है। इसलिए आशंका अब है कि जंग और विध्वंसक होगी, जिसका मतलब है रूस अमेरिका इस जंग में सीधे टकराएंगे। और यह हुआ तो क्या होगा, देखिए इस रिपोर्ट। दुनिया में बारूदी विनाश का फैसला लेने वाले दो पावर सेंटर, रूस और अमेरिका, जिनकी दुनिया पर हावी रहने के मंसूबे अदावत का कारण बने और ये परंपरा बन गई। लेकिन यही पारंपरिक अदावत दुनिया को जंग की आग में झोंकेगी, इसकी कल्पना कई बार गलत साबित हुई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यूक्रेन के मोर्चे पर तकरार से डर का माहौल बना। इजराइल का फ्रंट रूस के सीधे दखल के अभाव में अदावत का केंद्र नहीं बना। लेकिन अब दुनिया के एक छोटे से देश की सिविल वॉर महाविनाश की अग्नि भड़का रही है। यह देश है सीरिया, जहां जंग का केंद्र बशर अल असद है। लेकिन इनके विरोध में अमेरिका है, तो असद का सबसे बड़ा सहयोगी रूस भी मैदान में उतर गया है। और सीरिया के ही मोर्चे पर अब दुनिया का सबसे बड़ा बारूदी अभियान शुरू हो चुका है। जिसमें रूस की तरफ से बारूदी सप्लाई असद की आर्मी को होने लगी, तो दूसरी तरफ असद के खिलाफ उतरे हुए विद्रोहियों को भी हथियार और गोला बारूद की मदद दूसरे पक्ष से मिल रही, जो बहुत ज्यादा है। इसका प्रमाण है विद्रोहियों का तेजी से आगे बढ़ता कारवां। विद्रोही हयात तहरीर अल शाम ने मिशन कब्जा को तेज कर दिया है। इस कार्रवाई में हयात तहरीर अल शाम को अल-कायदा से मदद मिल रही है। विद्रोही सीरियाई फोर्स को लगातार पीछे धकेलते जा रहे हैं, सीरियाई फोर्स की सप्लाई लाइन को ठप करते जा रहे हैं और फोर्स के बेस पर कब्जा जमाकर शहर प्रशासन पर काबिज हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि असद सरकार की सुरक्षा में रूस की भूमिका क्या है? और इस जीत की तरफ बढ़ते सीरियाई विद्रोही इतने आक्रामक कैसे हो गए? इन सवालों का जवाब सिर्फ एक है, अमेरिका से मिल रही मदद। तो क्या सीरिया पूरी तरह विद्रोहियों के कब्जे में होगा या फिर इस गृह युद्ध की दिशा भविष्य में कुछ और होगी? इस प्रश्न का उत्तर भविष्य ही देगा। लेकिन वर्तमान भविष्य का डर दिखा रहा है। यह वीडियो दक्षिण पश्चिमी सीरिया के दारा क्षेत्र का है, जहां विद्रोहियों ने असद आर्मी का सामना बारूद से किया है। ये तस्वीर हमा शहर की है, जहां विद्रोही कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे हैं और असद की सेना अपनी जान बचाकर भागने के लिए मजबूर है। और ऐसे ही न जाने कितनी ही जगह पर सीरियाई आर्मी को नुकसान पहुंचाकर विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें उन्हें वो हथियार हासिल हो रहे हैं जो रूस से सीरियाई आर्मी को बतौर मदद मिले।
हालांकि विद्रोहियों के सामने रूस अब भी संकट बना हुआ है। एक तरफ बारूदी मदद पहुंच रही है तो दूसरी तरफ सीरिया में मौजूद रूसी आर्म्ड और एयरफोर्स सीधे विद्रोहियों पर हमले कर रही है। लेकिन बावजूद इस कार्रवाई के विद्रोहियों के मंसूबे डरावने। क्योंकि अब असद सरकार के हाथ से सीरिया का एक बड़ा हिस्सा जा चुका है। कई मुख्य शहरों पर विद्रोही कब्जा करने में कामयाब हो चुके हैं। हालांकि कुछ शहरों के प्रशासनिक तंत्र पर विद्रोही काबिज नहीं हो पाए, लेकिन वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। आखिर कौन से हैं वो शहर, पहले इसे देखिए। जी हां, तो असद सरकार के खिलाफ जारी अभियान में विद्रोही मिशन कब्जा पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इस कार्रवाई के तहत कोई दिशा नहीं छोड़ना चाहते। इस समय सीरिया के सुवैदा में उनका कब्जा है। विद्रोहियों की टुकड़ियां कन्नेत्रा में भी जम गई हैं। इसी तरह दमिश्क में भी अब विद्रोहियों का कब्जा है। होम्स में हालांकि पूरी तरह से कब्जा नहीं है, लेकिन कुछ हिस्सों पर विद्रोही काबिज है। इसके अलावा तरतस में भी इस समय विद्रोहियों का कब्जा मौजूद है और साथ ही लताकिया में भी विद्रोहियों के एक गुट का नियंत्रण है। वहीं पूरा इदलीब प्रांत इस समय विद्रोहियों के नियंत्रण में है, क्योंकि इसके केंद्र शहर में एचटीएस है। और अलेप्पो पर हालिया कार्रवाई किसी से छिपी नहीं है। करीब करीब पूरा क्षेत्र कब्जे में है विद्रोही गुटों के। वहीं कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां असद सेना और उसके सहयोगियों से विद्रोहियों का संघर्ष जारी है, जिसमें हमा मुख्य शहर है। तो वहीं तेल रफात की तरफ भी विद्रोही कूच कर रहे हैं और रक्का फिलहाल पूरी तरह से विद्रोहियों के कब्जे में नहीं है, लेकिन वो यहां भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर रूस और ईरान लगातार असद सरकार की मदद कर रहे हैं, हथियारों की खेप भेज रहे हैं, रूसी फोर्स स्ट्राइक करके विद्रोहियों पर कहर बरपा रही है, तो फिर विद्रोही गुट भारी कैसे पड़ रहे हैं? लगातार कब्जे के लिए आगे कैसे बढ़ रहे हैं? इन सवालों का जवाब है विद्रोहियों को मिल रही वो मदद जो दरअसल असद सरकार के साथ साथ रूस और ईरान के खिलाफ। और ये मदद उन्हें मिल रही है 3 देशों से, अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब और तुर्की, जो सीरिया को महायुद्ध का मैदान बनाने में भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें इजरायली लड़ाके अल-कायदा के साथ मिलकर सीरिया में छुपे दुश्मनों को ढूंढकर मारने के लिए उतरे। लेकिन इस कार्रवाई में उन्हें असद सरकार के खिलाफ कदम उठाने पड़ रहे हैं। वहीं तुर्की से भी लगातार हथियारों की खेप सीरिया पहुंच रही है। और अमेरिकन फोर्स की सीरिया में मौजूदगी विद्रोहियों के लिए लाइफलाइन की भूमिका निभा रही है। यही वजह है कि विद्रोही रणनीतिक बनकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिसका प्रमाण है इदलिब प्रांत के मरात अल नुमान शहर पर कब्जा, जिससे पूरा प्रांत नियंत्रण में आ गया है। वहीं हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों ने अलेप्पो के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा कुवई रेस के एयर बेस को कब्जे में लेकर एरो L-39 जेट्स को नियंत्रण में ले लिया। यानी एक तरह से असद सरकार और सैनिकों को मिलने वाली मदद की लाइन काट दी गई। वहीं अलेप्पो में तैनात रूस का एयर डिफेंस सिस्टम भी विद्रोहियों के कंट्रोल में आ गया है। यानी विद्रोही उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां ना तो असद सरकार के पास कोई रास्ता बचे, ना ही रूस और ईरान की मदद उन्हें मिल पाए। हालांकि ईरान को बॉर्डर से मदद अब भी मिल सकती है, लेकिन यह मदद विद्रोहियों को पीछे धकेलने की कार्रवाई में बहुत ज्यादा देर कर देगी। और इस स्थिति में रूस को सीधे हमले करने पड़ेंगे, जो सीरिया को दुनिया के पावर सेंटर का केंद्र बना देंगे। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है।
विद्रोहियों की कार्रवाई के तहत अलेप्पो में ईरान के वाणिज्य दूतावास को नुकसान पहुंचाया गया है। रूस के आर्म्ड व्हीकल्स को भी विद्रोहियों ने हथिया लिया। इसके अलावा विद्रोहियों ने इदलिब की एक शिया मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाया है, जो ईरान और रूस को जंग के मैदान में खींचने वाला कदम है। और इस कदम को उठाने के लिए भड़काया है उन देशों ने जिनके लिए रूस और ईरान दुश्मन है। अब अगर ईरान और रूस मिलकर कोई घातक कदम उठाते हैं तो अमेरिका की फोर्स को इस मैदान में डायरेक्ट सामना करने के लिए आना पड़ेगा। और रूस अमेरिका आमने सामने टकराते हैं तो फिर दुनिया दो धड़ों में बंटकर जंग में उतर जाएगी, जिसका मतलब महायुद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वहीं इदलिब में सीरियाई सेना का बड़ा हमला, हयात के ठिकानों पर मिसाइल से हमला। सीरियाई सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे। और विद्रोहियों के जबरदस्त हमले के बाद बशर सरकार ने रूस और ईरान से मदद मांगी थी। इसके बाद शनिवार शाम से विद्रोहियों पर रूसी वायुसेना के हमले शुरू हो गए हैं। रूस के फाइटर जेट से विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी की जा रही है, लेकिन इसकी वजह से सीरिया के कई इलाकों में भारी तबाही हुई है। पहले दिन के हमले के बाद विद्रोही गुट के प्रमुख को मारने का भी दावा किया गया है। विद्रोहियों के कब्जे से कई इलाकों को मुक्त भी करा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री सीरिया का दौरा करके आए हैं और इराक से भी हजारों लड़ाकों को सीरिया बुलाया गया है। भीषण जंग के बीच सीरिया लगातार धधक रहा है और मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जंग सीरिया में शुरू हुई, लेकिन खलबली क्रेमलिन में मची। धमाके सीरिया के अलेप्पो में हुए, लेकिन उसकी गूंज तेहरान में ज्यादा महसूस की गई। सीरिया में तख्ता पलट की आहट ने पुतिन और खामनेई दोनों को बेचैन कर दिया है। अरब नीति को आगे बढ़ाने के केंद्र सीरिया में बगावत की आग ने रूस ईरान को बहुत बड़े खतरे का एहसास कराया है। यही वजह है कि बशर सरकार को बचाने के लिए दोनों देशों की सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीरिया में 24 घंटे में तस्वीर बदलने लगी। रूस की वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। ईरान की एलीट आर्मी ने एचटीएस पर हमला शुरू कर दिया है। विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में भीषण जंग की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन विद्रोही सीरिया में बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर चुके हैं। सीरियाई सेना बहुत कमजोर नजर आ रही है, इसलिए रूस के फाइटर जेट्स के हमलों का बहुत बड़ा असर देखने को नहीं मिल रहा है। ईरान ने अपने विदेश मंत्री को दमिश्क भेजा है। बशर अल असद की हर जरूरत पूरी की जा रही है। हथियारों और सैनिकों की कमी दूर की जा रही है। लेकिन हवाई हमलों में सीरिया सरकार को ही नुकसान हो रहा है। रूस के हमले में सीरियाई सेना का एक हथियार गोदाम भी भस्म हो गया। यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि विद्रोही इन हथियारों पर कब्जा जमाने की कोशिश में थे। विद्रोही गुट के हौसले बुलंद हैं। देखिए कैसे सीरिया की वायुसेना के फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर पर भी कब्जा कर लिया गया है। सेना के ज्यादातर बेस पर विद्रोही ने कब्जा किया है और सेना के हथियार अब विद्रोहियों के पास है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि अब ईरान और रूस की मदद के बाद सीरिया की सेना ने मजबूती हासिल की है। कई इलाकों को कब्जे से मुक्त कराने का दावा है। कई सैन्य बेस पर सेना ने वापसी कर ली। विद्रोहियों के ठिकानों को बम से नष्ट किया गया है।
लेकिन इस वीडियो से सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा है कि यह हमला एचटीएस के कमांड सेंटर पर किया गया। इस हमले में एचटीएस का चीफ अबू मोहम्मद अल जुलैनी मारा गया। हमला हवा से किया गया और सेना उस जगह तक नहीं पहुंच सकी है, इसलिए इसकी पुष्टि नहीं हुई। ईरान और रूस के शुरुआती एक्शन से बड़ी तबाही मची है। अलेप्पो में कई धमाके हुए हैं और विद्रोही गुट के नुकसान का आंकड़ा भी बढ़ गया है। सेना और विद्रोहियों की जंग में आम सीरियाई नागरिकों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूसी फाइटर जेट रिहायशी इलाकों में हमले कर रहा है, जिससे कई इलाके तबाह हो गए। बम धमाकों से लोगों की गाड़ियों में आग लग गई और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। और विद्रोहियों से घमासान में बशर सरकार की मदद रूस और ईरान कर रहे हैं। रूसी वायुसेना ने सीरिया में हमलों की शुरुआत कर दी है। जमीन पर IRGC की एलीट फोर्स ने मोर्चा संभाला है। विद्रोहियों पर जबरदस्त प्रहार हो रहे हैं। एचटीएस के काफिले पर हमला हवा से बमबारी की जा रही है और अलेप्पो को मुक्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। रूस ईरान ने पूरी ताकत झोंक दी है ताकि सीरिया में असद की सरकार सलामत रहे। रूस सीरिया में घातक हथियार भेज रहा है और ईरान ने इराक से लड़ाकों को सीरिया बुला लिया है। अब रूस के घातक हथियार और इराक के लड़ाकों का साथ मिलने के बाद सीरिया की सरकार बेहद ताकतवर होने वाली है। रूस और ईरान की मदद से सीरिया की सरकार ने बड़ी कामयाबी का दावा किया है। सेना ने कहा है कि हल्फाया, केरनाज, मोरेक, अल फतारा और अल तंजारा साथ ही अल मकीकाह जैसे इलाकों को कब्जा मुक्त कराने का दावा किया। विद्रोहियों के टारगेट पर सीरिया के आम लोग नहीं। विद्रोहियों ने कई इलाकों में कब्जे के बाद कर्फ्यू का ऐलान कर दिया था ताकि आम लोग घर से बाहर ना निकल सके। लेकिन रूस के फाइटर जेट से हमलों की वजह से आम लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। अस्पतालों में जख्मी लोगों की तादाद बढ़ रही है। महिलाएं, बच्चे भी बमबारी से जख्मी हो रहे हैं। सरकार से लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। रूस की सेना विद्रोहियों पर हमले का दावा कर रही है, लेकिन विद्रोही शहरों पर कब्जे के बाद रिहायशी इलाकों में मौजूद है, जिसकी वजह से इमारतों पर बमबारी की जा रही है। ऐसे में सीरिया के कई शहर कुछ ही दिनों में उजड़ चुके हैं और आशंका इससे भी बड़ी तबाही की है। सीरिया में रॉकेट और ग्लाइड बम का इस्तेमाल हो रहा है। बड़े धमाकों की वजह से रिहायशी इलाकों में तबाही मच रही है। लोगों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। सीरिया में हालात दूसरे युद्ध से अलग है। यहां सेना और विद्रोही बेहद करीब है। विद्रोहियों का मकसद सीरियाई शहरों को कब्जे में लेना है, इसलिए जंग ऐसे इलाके में चल रही है जहां हजारों लोग रहते हैं। सेना और विद्रोही टैंकों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब रूसी सेना और सीरियाई सेना के पास एक ही विकल्प है कि वो कब्जे वाले इलाकों में भारी हमले करें, जिससे विद्रोहियों को मारा जा सके। विद्रोहियों ने आम लोगों को ढाल बनाया है। रिहायशी इमारतों में विद्रोहियों ने शरण ली है। आम लोगों से ही खाने पीने का सामान लिया जा रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि सीरिया की यह जंग एक बहुत बुरे दौर में पहुंचने वाली है और यहां भीषण हमलों में भारी रक्तपात हो सकता है। रूस के भीषण हवाई हमलों का जवाब विद्रोहियों ने ड्रोन हमले से दिया है। सीरियाई विद्रोहियों का फाल्कन ब्रिगेड ने सेना के खिलाफ ड्रोन हमलों की शुरुआत की। अगर ऐसे ही हमले होते रहे तो आम लोग विद्रोहियों के पक्ष में चले जाएंगे, क्योंकि बशर सरकार के बुलावे पर ही रूसी सेना ने मोर्चा संभाला है और ईरान भी सीरिया की मदद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सीरिया के अलेप्पो में हयात का हमला, सीरिया के 50 सैनिकों को बंधक बनाया। हमले में कई सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट सामने आई।
और 2019 में रूस और तुर्की की मदद से सीरिया में सीज फायर हुआ था, लेकिन 5 साल बाद अरब का यह देश एक बार फिर से गृह युद्ध की आग में झुलस गया है। हालांकि ऐसा अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे कई बड़े रणनीतिकार शामिल हैं। इजरायल में छिड़ी जंग की वजह से अमेरिका, इजरायल और तुर्की को माना जा रहा है और दावा यह है कि तीनों देश एचटीएस को गुप्त समर्थन दे रहे हैं। सीरिया को गृह युद्ध में जलाकर अमेरिका और इजरायल खामनेई के प्रॉक्सी चक्रव्यूह को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि इस गठजोड़ से एर्दोआन का क्या फायदा होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। अलेप्पो की सड़कों पर इस वक्त असद विद्रोहियों का राज है। यहाँ के चप्पे चप्पे पर एचटीएस लड़ाके खुली जीप और मिलिट्री की गाड़ियों में गश्त कर रहे हैं, अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। अड़तालीस घंटे पहले तक किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, बीते 5 सालों से शांत सीरिया में अचानक एचटीएस विद्रोही असद सरकार के खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा खोल देंगे। न सिर्फ मोर्चा खोलेंगे बल्कि एक पूरे शहर को अपने कब्जे में लेकर सीरियाई सेना को खदेड़ डालेंगे और तेजी से दूसरे शहरों की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन अब एचटीएस को रोकने के लिए खुर्शिद लड़ाके जंग में उतर चुके हैं। कुर्द फोर्सेस का एक समूह अलेप्पो शहर पहुंच चुका है और एचटीएस लड़ाकों से जंग लड़ रहा है। वहीं कुर्द फोर्सेस के 1000 से ज्यादा लड़ाके अब भी अलेप्पो की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अलेप्पो के उत्तरी इलाके में मौजूद तेल रिफात शहर की तस्वीरें। यहां इस वक्त एचटीएस और कुर्दिश लड़ाकों के बीच जबरदस्त जंग जारी है। ये वीडियो अलेप्पो शहर के अंदर का बताया जा रहा है। दावा है कि कतार में आगे बढ़ती ये सैन्य गाड़ियां कुर्दिश लड़ाकों की हैं, जो अब अलेप्पो शहर में दाखिल हो चुकी हैं। यह अलेप्पो शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर का वीडियो है। दावा है कि वीडियो में नजर आ रहा ये काफिला भी कुर्दिश लड़ाकों का है, जो तेजी से अलेप्पो शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। दावा है कि यह वीडियो अलेप्पो शहर के बॉर्डर एरिया का है, जहां कुर्द लड़ाके बेहद तेजी से इकट्ठा हो रहे हैं ताकि एचटीएस लड़ाकों के खिलाफ बड़ा हमला कर सके। दावा है कि कुर्द लड़ाके सीरियन आर्मी के साथ मिलकर अदलिब से अलेप्पो तक पहुंचने वाली मुख्य सड़क को काटने की कोशिश में, ताकि और एचटीएस लड़ाकों को शहर में दाखिल होने से रोका जा सके। लेकिन एचटीएस लड़ाकों ने इस कोशिश को विफल कर दिया। सवाल है कि कुर्दिश लड़ाके एचटीएस के खिलाफ क्यों खड़े हैं? आखिर वो जंग में सीरियाई सेना का साथ क्यों दे रहे हैं? दरअसल इसकी एक वजह इस विद्रोह में तुर्की का शामिल होना है। 2019 में रूस और तुर्की की बातचीत के बाद सीरिया में सीज फायर लागू हो गया था। अलेप्पो असद सरकार के पास चला गया और उत्तरी सीरिया में इदलिब तक विद्रोहियों का राज कायम हो गया। लेकिन अरब की इस नई जंग को भड़काने के पीछे भी तुर्की का ही हाथ माना जा रहा है, जिसकी प्लानिंग उसने 2 और देशों के साथ मिलकर की थी। इसमें पहला देश है अमेरिका, जिसका मकसद रूस को सीरिया जंग में उलझाना है। दूसरा है इजराइल, जिसका मकसद हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई को खत्म करना है। जबकि तुर्की का मकसद सीरिया में मौजूद अपने विरोधी गुटों को खत्म करना है। सीरिया में मौजूद कुर्द लड़ाके एर्दोआन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो सालों से तुर्की को बम धमाकों और फिदाइन हमलों में टहला रहा है। यही वजह है कि कुर्दिश लड़ाके एचटीएस के खिलाफ जंग में शामिल हो चुके हैं। और इस गृह युद्ध में सीरिया समेत कुल 6 देश शामिल हैं। इसमें विद्रोहियों को अमेरिका, तुर्की और इजरायल की बेंजामिन सरकार का गुप्त समर्थन प्राप्त है। इन्हीं देशों से विद्रोहियों को हथियार और बारूदी सामान मुहैया कराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ राष्ट्रपति पुतिन और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई खुलकर खड़े हैं। वो असद विद्रोहियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
वहीं बात विद्रोही गुटों की करें तो जंग की कमान एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम के हाथ में है। इस संगठन में अमेरिकी समर्थन वाले आईएसआईएस और अल कायदा के लड़ाके भी शामिल हैं। इनके साथ चेचेनिया के चेचन विद्रोही भी एचटीएस के साथ जुड़ गए हैं। वहीं असद सरकार की तरफ से तुर्की की विरोधी कुद्स फोर्सेस और लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके लड़ रहे हैं। अमेरिका, तुर्की और इसराइल की मदद से सीरिया में लड़ रहे विद्रोही गुट फिलहाल सीरियन आर्मी पर भारी पड़ रहे हैं। उत्तरी सीरिया के कुवैसी में एचटीएस के सहयोगी अलकायदा ने कब्जा कर लिया है। कुवैरिस की सड़कों पर अलकायदा लड़ाके घूम रहे हैं। आर्म्ड पर्सनल कैरियर में घूमते उनके कई वीडियो वायरल हैं। अलकायदा में कुवैरिस एयरपोर्ट पर भी कब्जे का दावा किया है। ये इदलिब के पास का वीडियो है। दावा है कि यहां मौजूद चेचन लड़ाकों ने घात लगाकर एक सीरियाई ट्रक पर हमला किया, जिसमें 12 सीरियाई जवान मारे गए। मिडिल ईस्ट में सीरिया जंग का सबसे बड़ा एपिसेंटर बन चुका है। दुनिया को सीरिया से महाजंग शुरू होने का डर सता रहा है, जिसकी वजह असद सरकार और विद्रोहियों की आड़ में अमेरिका और रूस का आमने सामने आना है। दरअसल रूस खुलकर असद सरकार के समर्थन का ऐलान कर चुका है। विद्रोहियों को खत्म करने के लिए रूस ने हवाई हमले भी शुरू कर दिए हैं। रूस का दावा है कि उसने अलेप्पो पर कुल 25 एयर स्ट्राइक की, जिसमें 300 विद्रोही मारे जा चुके हैं। अमेरिका के प्लान के मुताबिक रूस सीरिया की जंग में उलझा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने फिनलैंड से लगते रूसी बॉर्डर पर मिलिट्री तैनाती बढ़ा दी। अमेरिकी B-52 बॉम्बर फिनलैंड पहुंच चुके हैं। इन्हें रूसी बॉर्डर के पास एयर बेस पर तैनात किया जाएगा। इसे रूस से मिल रही परमाणु धमकी का जवाब माना जा रहा है। साफ है 5 साल बाद सीरिया की धरती एक बार फिर बारूद से सन चुकी है, जिसमें दुनिया की टॉप पावर्स शामिल हैं। ऐसे में डर है कि अगर विद्रोह की आग जल्द शांत नहीं हुई तो सीरिया विद्रोह के गेटवे से दुनिया महाजंग में दाखिल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। उस बीच दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की बमबारी, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले, इजराइल के हमले का वीडियो सामने आया है। तो ये बमबारी हुई है जिसकी तस्वीरें सामने आई है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने ये बॉम्बिंग की है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस हवाई हमले में इजराइल के हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन में पुतिन का ऑपरेशन दिसंबर तेज रफ्तार से चल रहा है। रूस की सेना डोनेस्क और निप्रो के किनारे से लगातार आगे बढ़ रही है। यूक्रेन में मौसम तेजी से बदल रहा है, इसलिए जमीन पर जंग मुश्किल होने वाली है। पुतिन ने अपनी सेना को 7 दिनों की डेडलाइन दी है। इन 7 दिनों में रूस की सेना को यूक्रेन के कई इलाकों में कब्जा करना है। दूसरी तरफ यूक्रेन में बिजली संकट को बढ़ाने के लिए मिसाइल हमले की तैयारी भी चल रही है, लेकिन कुर्स्क में यूक्रेनी फौज अभी भी रूसी सेना के लिए चुनौती बनी। यूक्रेन को सरेंडर कराने का अभियान तेज है। रूस हर उस इलाके को टारगेट कर रहा है जहां यूक्रेनी मोर्चा अब कमजोर साबित हो रहा है। कुर्स्क की भीषण जंग में यूक्रेन भले ही डटा हुआ है, लेकिन बाकी इलाकों में रूसी सेना हावी होती जा रही है। डोनेस्क में रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है और यूक्रेन की फौज एक एक कर इलाके गंवाती जा रही है। डोनेस्क में यूक्रेन की सेना फिर एक कदम पीछे हटी है। रूस ने एक नए इलाके पर कब्जा जमा लिया है। डोनेस्क में रूस को फिर जीत हासिल हुई है। डोनेस्क के एक बड़े इलाके पर कब्जे में कामयाबी मिली है। रूस की सेना के लिए अब आगे की जीत और आसान हो गई है। कुर्स्क में रूस की सेना की भारी तैनाती है।
यूक्रेनी हमलों को नाकाम करने के लिए एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ाई गई है। यही वजह है कि अब यूक्रेन के ड्रोन कुर्स्क की सीमा में घुस नहीं पा रहे। यूक्रेन के हमलों की नाकामी के बीच रूस की सेना कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को सूमी की सीमा की तरफ धकेल रही है। रूस के हजारों सैनिकों के सामने यूक्रेनी फौज कमजोर साबित हो रही है। रूस की वायुसेना ने कुर्स्क में यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर दिया है। नॉर्थ कोरिया की सेना भी रूस के सैनिकों के साथ जंग लड़ रही है। पुतिन ने 3 दिनों का खास ऑपरेशन चलाया था, जिसके बाद कुर्स्क में यूक्रेनी फौज को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। कुर्स्क में अब यूक्रेनी सेना को एक खास दायरे में पहुंचाने में कामयाबी मिली। सैनिकों की मूवमेंट को रोकने के लिए रूस कुर्स्क में कंक्रीट की दीवार तैयार कर रहा है। कुर्स्क में जंग के बीच खार्किव और सूमी में रूस का जबरदस्त प्रहार जारी है। सूमी से यूक्रेनी सेना को आर्टिलरी बैकअप दिया जा रहा है। रूस ने सूमी में यूक्रेन की आर्टिलरी पर लगातार हमला किया है, जिसके बाद सूमी में अब यूक्रेन की बेहद कम आर्टिलरी बची रह गई है। कुर्स्क के अलावा रूस के ब्रियांस्क में यूक्रेन का हमला जारी है। ब्रियांस्क में हर दिन यूक्रेन के ड्रोन हमले हो रहे हैं, लेकिन अब ब्रियांस्क के हवाई कवच को और मजबूत किया जा रहा है। ब्रियांस्क में रूस ने 18 ड्रोन को नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने ब्रियांस्क पर 3 बार हमले की कोशिश की। हर बार यूक्रेन की तरफ से कई ड्रोन लॉन्च किए गए। युद्ध के बीच अब मौसम तेजी से बदल रहा है। बारिश और हल्की बर्फबारी के बीच जमीन की जंग मुश्किल होती जा रही है। रास्तों पर पानी भरने की वजह से अब टैंक और दूसरे वाहनों को चलाने में काफी मुश्किल हो रही है। मौसम जितनी तेजी से बदलेगा, युद्ध का तरीका भी उसी रफ्तार से बदलेगा। यही वजह है कि रूस जल्द से जल्द अधिक इलाकों को कब्जे में लेने के लिए पूरी रफ्तार से हमले कर रहा है। कीचड़ की वजह से रूसी सैनिकों को लौटना पड़ सकता है। भारी बर्फबारी में भी जमीन पर युद्ध मुश्किल होने वाला है। बर्फ पिघलने के बाद यूक्रेन के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात होते हैं। दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए रूस ने एक हफ्ते के भीतर कई मोर्चे पर जीत का लक्ष्य रखा है। यूक्रेन के पास भी कुछ दिनों के बाद सिर्फ एयर डिफेंस से अपनी सुरक्षा और ड्रोन से हमले का विकल्प रहेगा, जबकि रूस मिसाइलों से यूक्रेन को और मुश्किल में डाल सकता है। रूस बर्फबारी के दौरान यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में बिजली सप्लाई को रोकने की तैयारी में, इसलिए क्रूज मिसाइलों से हमले के कई राउंड हो चुके हैं, जिससे इलाकों में बिजली सप्लाई रुकी, उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। ज़ेलेंस्की ने नाटो देशों से एयर डिफेंस के लिए मिसाइलों की मांग की है। यूक्रेन में जनरेटर का बड़ा स्टॉक रखा गया है। पानी की सप्लाई के भी इंतजाम किए गए हैं। लोगों को बैटरी देने की भी व्यवस्था की गई है। युद्ध के बीच यूक्रेन को 2 बर्फबारी बिताने का अनुभव है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि यूक्रेन इस बार भी जुटा रहेगा और खराब मौसम पुतिन के लिए मददगार साबित नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस यूक्रेन जंग अब आर्कटिक तक जा पहुंची है। नॉर्वे ने आर्कटिक में नाटो ट्रेनिंग कैंप तैयार किया है, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति आग बबूला हैं। उन्होंने एक बार फिर यूरोपीय देशों को परमाणु अंजाम भुगतने की धमकी दी है। सवाल है कि क्या आर्कटिक का तनाव परमाणु युद्ध का काउंटडाउन शुरू कर सकता है? इस रिपोर्ट में देखिए। बर्फ से ढका ये दुनिया का सबसे ठंडा इलाका है, जो किसी भी वक्त बारूद की गर्मी से धधक सकता है।
रूस यूक्रेन जंग की आंच किसी भी वक्त आर्कटिक को अपनी चपेट में ले सकती है और ये इलाका दुनिया में जंग का तीसरा गेटवे बन सकता है। इन सभी आशंकाओं और कयासों की वजह है नॉर्वे का वो कदम जो पुतिन को जरा भी गवारा नहीं। दरअसल आर्कटिक में नॉर्वे ने नाटो ट्रेनिंग कैंप तैयार किया है। यह खास तौर से एम्फीबियस असॉल्ट ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है, जिसमें एक साथ 100 से ज्यादा नाटो के जवान ट्रेनिंग ले सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नॉर्वे इस क्षेत्र में $1.45 बिलियन निवेश करने की तैयारी में है। इस पैसे से नाटो ट्रेनिंग के कैंप तैयार किए जाएंगे। नॉर्वे ने नाटो देशों के साथ मिलकर यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब कुछ महीने पहले ही आर्कटिक में चीन और रूस के बॉम्बर ने जॉइंट मिलिट्री ड्रिल की थी और अमेरिका को इस इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी थी। नॉर्वे के इस कदम से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आग बबूला है और उन्होंने पश्चिमी देशों को परमाणु अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि रूस एक बार फिर परमाणु टेस्ट करने की तैयारी में है, जिसका इशारा रूसी उप विदेश मंत्री के एक बयान से भी मिलता है। सरगेई रायकोव ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, परमाणु हथियारों का दोबारा परीक्षण एक बड़ा प्रश्न है। अमेरिका की नीतियां रूस को इसके लिए मजबूर कर रही हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हालात बेहद मुश्किल हैं। हम सभी पहलुओं पर लगातार विचार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि रूस ये टेस्ट अपनी सबसे पुरानी नोवाया जेमेलिया टेस्ट साइट पर कर सकता है। हाल ही में आई कुछ सैटेलाइट तस्वीरों और रिपोर्ट में इस न्यूक्लियर टेस्ट साइट के फिर एक्टिव होने का दावा किया गया था। ये सैटेलाइट तस्वीरें नोवाया जोमालिया की हैं। सबसे लेटेस्ट तस्वीर 2023 में ली गई थी। बीते 2 सालों में न्यूक्लियर साइट पर काफी निर्माण हो चुका है। कई नई साइट्स बनाई गई हैं। दावा किया जा रहा है कि नोवाया जेमेलिया टेस्ट साइट रूस ने दोबारा एक्टिवेट कर दी है। वो बीते 3 साल से इस साइट पर काम कर रहा है। रूस बहुत जल्द यहां न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है। दरअसल अमेरिका और नाटो देशों से मिलती चुनौती को देखते हुए रूस एक बार फिर एटमी टेस्ट करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। रूस का टेस्ट एटमी जंग का उद्घोष माना जा रहा है। रूस न सिर्फ अपनी परमाणु ताकत से दुनिया को दहलाने की फिराक में है, बल्कि उसने चीन के साथ मिलकर अमेरिका के मित्र देशों में भी खौफ पैदा करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें रूस और चीन की ज्वाइंट एयर ड्रिल की है। रूस और चीन की एयरफोर्स ने एशिया पैसिफिक में ड्रिल की। रूस का Tu-95 बॉम्बर और चीन का H-6K बॉम्बर जापान और ईस्ट चाइना सी में करीब 8 घंटे तक उड़ान भरते रहे। इस दौरान Su-30, MiG-31 और चीन के J-16 फाइटर जेट ने इन्हें एस्कॉर्ट किया। रूस के इस कदम को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की आर्कटिक में बढ़ती गतिविधियों के लिए चेतावनी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जॉर्जिया में नई सरकार के गठन के साथ ही गृह युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। EU की मेंबरशिप पर बटी नई सरकार और जनता की राय ने जॉर्जिया की राजधानी को हिंसक प्रदर्शन का मैदान बना दिया है। एक तरफ जनता है तो दूसरी तरफ जनता के प्रदर्शन को कुचलने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, जिसके प्रदर्शन रोकने के तरीके से पता चल रहा है कि जल्द ही स्थिति गृह युद्ध में तब्दील हो सकती है। आखिर कौन से हैं वो तरीके जिसने जॉर्जिया में बारूदी आग को भड़का दिया? देखिए इस रिपोर्ट। संकट में जॉर्जिया प्रदर्शन में जल गया। एक ऐसा मुल्क जो प्रगतिशील है, जो अपने विकास के लिए हर तरह की राह पर चलना चाहता है, बेहतरी के लिए फैसले लेना चाहता है, लेकिन इन्हीं फैसलों ने इस मुल्क को गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया। यह मुल्क जॉर्जिया, जिसने यूरोपियन यूनियन के अम्ब्रेला में अपने विकास को तलाशने की कोशिश की है, लेकिन इसी कोशिश ने जॉर्जिया को जला दिया। यह जॉर्जिया की कैपिटल सिटी तिब्लिसी है, जो प्रदर्शन की आग में जल रही है। यह वही शहर है जो प्राकृतिक खूबसूरती और सहेज कर रखी गई विरासत के लिए प्रसिद्ध है,
जहां घूमने कई देशों से लोग पहुंचते हैं, लेकिन अब ये शहर संघर्ष के मैदान में तब्दील हो चुका है। और इन्हीं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तिब्लिसी प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े। प्रदर्शन को कुचलने के लिए पुलिस ने न सिर्फ सख्त कदम उठाए, बल्कि प्रदर्शनकारियों पर युद्ध छेड़ने के आरोप भी लगाए, जिसके बाद हालात बदल गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद की तरफ मार्च किया था और इस मार्च में संसद भवन में तोड़फोड़ की खबरें फैली, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। उन्हें तितर बितर करने के लिए एयर फायरिंग भी की। जिसका सीधा मतलब है कि सरकार ने सुरक्षा बलों के प्रदर्शन को कुचलने के लिए शस्त्रागार खोल दिए हैं। यानी जॉर्जिया में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की इजाजत दे दी गई है। प्रदर्शन को कुचलने के लिए हर तरीके अपनाने की छूट है। गिरफ्तारी से प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज की परमिशन भी दे दी गई है। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि 4 दिन के प्रदर्शन में कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं करीब 50 सुरक्षा बल भी घायल हुए हैं, लेकिन अब भी सरकार के नियंत्रण में स्थिति नहीं आ पाई है। हालांकि जॉर्जिया के राष्ट्रपति सैलोम जोराबिचविली प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतर आई हैं। लेकिन इसका असर अब भी इरक्कली कोबा खित्जे पर पड़ता नहीं दिख रहा है और प्रदर्शन गृह युद्ध की तरफ बढ़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और धरती की सुपर पावर अमेरिका का एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है F-35, लेकिन नव निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के निगरानी विभाग DOEG प्रमुख एलन मस्क ने 700 करोड़ के फाइटर जेट को कबाड़ कहा है। F-35 जेट पर क्यों भड़के हैं मस्क, इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल ने ईरान के ऑपरेशन टू प्रॉमिस का जवाब दिया तो उसकी एयर फ्लीट में सबसे ज्यादा हमले करने वाले फाइटर जेट थे F-35। इजरायली पायलट्स ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और परमाणु ठिकानों पर इसी एडवांस्ड स्टेल्थ जेट से हमले किए। इजरायल के ऑपरेशन की ईरान को भनक तक नहीं लगी। हमले इतने सटीक हुए कि ईरान इन्हें रोकने में नाकाम रहा। लेकिन अब इसी जेट पर अमेरिका में विवाद गहरा गया है। पेंटागन की रिपोर्ट आने के बाद ट्रंप सरकार में मंत्री बनने जा रहे एलन मस्क F-35 फाइटर जेट को लेकर भड़के हुए हैं। मस्क ने कहा है कि पायलट वाले फाइटर जेट ड्रोन के दौर में टिक नहीं पाएंगे, इनसे सिर्फ पायलट मारे जाएंगे। इस बीच कुछ इडियट हैं जो अभी भी पायलट वाले F-35 फाइटर जेट बना रहे हैं। दरअसल अमेरिका के नए विभाग डॉज को संभालने जा रहे मस्क पेंटागन की एक रिपोर्ट के बाद भड़के हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने F-35 पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में F-35 की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। जेट के मेंटेनेंस में देरी और साइबर डिफेंस जैसी गंभीर समस्याओं का हवाला दिया है। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद लॉकहीड मार्टिन के इस विमान प्रोजेक्ट की फंडिंग कम की जा सकती है। F-35 फाइटर जेट प्रोजेक्ट अमेरिकी इतिहास का सबसे महंगा जेट प्रोजेक्ट है और अमेरिका इस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। मस्क को ट्रंप प्रशासन में सरकारी धन के खर्च की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में मस्क चाहते हैं कि अमेरिका इस रकम से फ्यूचर वेपन तैयार करे, ना कि ऐसे जेट जिन्हें ड्रोन से मार गिराना आसान हो। इसीलिए मस्क इस जेट प्रोजेक्ट पर भड़के हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।